नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। साथियों, आप सभी की डिमांड पर मैंने आज से साइंस की सीरीज़ शुरू कर दी है। ये पहली क्लास है। हम लगभग एक हफ्ते में ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप ये पूरी सीरीज़ फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको परीक्षा में इसका फ़ायदा मिलेगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि आप सब जब इधर उधर शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छा आगे कर पाएंगे। अब आपको रोज़ शाम 4 बजे एक साइंस की क्लास मिल जाया करेगी। सिलेबस मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ जाके सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। हम सिलेबस वाइज ही चलेंगे, जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर नहीं। तो ध्यान से पूरी सीरीज़ को देखते रहिएगा हर रोज़, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है संगठक। तो संगठक क्या होते हैं? संगठक जो होते हैं वो पदार्थों को संगठक बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को बनाने में कितने संगठक लगते हैं, जैसे मान लीजिए सब्जी की बात करें तो सब्जी बनाने में हरी सब्जी लगती है, मतलब जो भी सब्जी हो आपकी वो सब्जी हो गई, और उसके साथ में आप जो जो चीज़ें उसमें डालेंगे वो भी संगठक में आ जाते हैं। जैसे आप ऑयल यूज़ करेंगे, आप मिर्च यूज़ करेंगे, हल्दी यूज़ करेंगे, तो ये सब चीज़ें मिला के इतने संगठक हो गए, तो उसी को संगठक बोलते हैं, यानी पदार्थ को। चलते हैं आगे। आगे दिया है खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत। तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो हमें दो जगहों से प्राप्त होते हैं, एक तो पौधों से और दूसरा जानवरों से। पौधों से प्राप्त होने वाले जैसे धान, गेहूँ, अनाज, ये सब चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। वहीं जानवरों से दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस, ये सब चीज़ें जो इसमें दी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि खाद्य पदार्थ हमें दो चीज़ों से प्राप्त होते हैं, पहला पौधों से और दूसरा जानवरों से। जैसे साथियों, कुछ पौधों के फलों को हम खाते हैं, वहीं कुछ की जड़ों को खाते हैं, तो कुछ के तनों को और कुछ के पुष्पों को। तो पौधों के हम अलग अलग भागों को खाते हैं। कई बार क्या होता है, किसी पौधे के हम मतलब एक ही पौधे के कई भागों को खा लेते हैं। जैसे कि सरसों का ले लीजिए, तो इसमें क्या है, सरसों के बीज को भी हम खाते हैं, मतलब ऑयल निकाल के उसको यूज़ करते हैं। उसके पत्तों को भी खाया जाता है साग बनाकर, और उसकी जो मतलब जब वो सूख जाता है, जब उसके बीज बन जाते हैं, उसके बाद में उसका जो पौधा होता है वो जानवरों को भी खिलाया जाता है चारे के रूप में। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम सरसों के जो पौधा है उसके कई भागों को खा लेते हैं एक साथ। तो कई पौधों के हम कई भागों को खाते हैं, और कई पौधों से हम सिर्फ फल ही खाते हैं। तो ये हुआ साथियों। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ आपको वही बताया जा रहा है, नहीं तो इसमें बहुत सी चीज़ें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ वही पढ़ते चलिए। आगे दिया हुआ है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस को एकत्रित करती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है मधुमक्खियाँ फूलों से क्या चूसती हैं, तो मकरंद होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। हालांकि ये पहला चैप्टर है जो, इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आगे हम दूसरा चैप्टर भी अभी डिस्कस करेंगे, जो जो मेन पॉइंट हैं पहले वो देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु के बारे में। तो इसमें दिया हुआ है जो पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं वे शाकाहारी जंतु कहे जाते हैं, और जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं उन्हें दूसरे वर्ग में रखा गया है, इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। और जो इन दोनों को खाते हैं वे सर्वाहारी में आते हैं। जैसे कि मानव, तो मानव कैसा प्राणी है, तो वो सर्वाहारी है, वो जंतुओं को भी खाता है और पादपों को भी, मतलब दोनों को खाता है। इस चैप्टर के कुछ प्रमुख शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं जिनके बारे में हमने जाना। संगठक हमने जाना, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इन सब के बारे में हमने जाना। अब थोड़ा सा इस चैप्टर का सारांश देख लेते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर था, ये लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे, उससे पहले इसका सारांश देख लेते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। जी हाँ, आपने देखा ही है कि पूरे मतलब अपने देश में जगह जगह पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भोजन खाया जाता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें जो भोजन है वो दो ही स्रोतों से मिलता है, एक या तो पौधों से और दूसरा जंतुओं से। जो जंतु केवल पादप खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, जो जंतु दोनों को खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। तो ये कुछ चैप्टर का सारांश था जो मैंने आपको दिखाया। मतलब ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास नहीं था। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं।
साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी करते चलें। अब हम चैप्टर 2 पे आ गए हैं, भोजन के घटक। आप सिलेबस उठा के देख सकते हैं पेपर 2 का, उसमें ये चैप्टर दिए हुए हैं कि भोजन और उसके घटक ये सब दिया हुआ है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो जो जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही देख रहे हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पे दिया हुआ है, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे भोजन के मुख्य पोषक। तो हमारे भोजन के जो मुख्य पोषक होते हैं वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। तो आपको याद रखना है हमारे जो भोजन के मुख्य तत्व हैं या मुख्य पोषक तत्व हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल हैं। अब आप ये सोचिए कि रुक्षांश और जल ये भी हमारे भोजन के घटक हैं, लेकिन इनको पोषक तत्वों में क्यों नहीं काउंट किया गया? इनको पोषक तत्वों में इसलिए नहीं मिलाया गया क्योंकि जो रुक्षांश है इससे हमें कुछ पोषण नहीं मिलता है। हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण से तो पोषण मिलेगा, लेकिन हमें रुक्षांश यानी रेशे जो होते हैं उनसे कुछ मतलब पोषक तत्व नहीं मिलता है। अब ये रेशे कौन से होते हैं? जैसे फल वल खाए होंगे आपने तो देखा होगा उसमें रेशे रेशे से होते हैं इस टाइप के, तो वो भोजन के साथ लेना आवश्यक है, क्योंकि ये जब हम लोग खाते हैं तो अंदर जाकर जब उत्सर्जन होता है उसके बाद में जब भोजन पच चुका होता है तो भोजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं और साथ में ये आयतन बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं खाने का जब हम खाते हैं। इनसे हमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलता है रुक्षांश से, लेकिन ये खास अवयव होते हैं, खास घटक होते हैं हमारे भोजन के, ये याद रखिएगा। तो पोषक तत्व सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त रुक्षांश और जल हमारे भोजन में शामिल हैं, ये भी घटक हैं भोजन के। इधर ही देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टीजर आयोडीन की मिला दीजिए। यानी कि आयोडीन का हमें तनु विलयन चाहिए होता है, अभी हम आगे बताएंगे क्यों चाहिए होता है। तो उसमें टीजर की कुछ बूंदें पानी में भरी परख नली में डालने पर आयोडीन का तनु विलयन मिल जाता है। तनु यानी डायलूट। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। कॉपर सल्फेट के बारे में यहाँ दिया है कैसे बनाते हैं ये विलयन। इन सबको ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि मैं आपको कुछ फालतू में नहीं बता रहा हूँ, ये सब आगे अभी काम देगा। ये क्यों बताया जा रहा है यहाँ पे। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ दी थी, ये आपको ध्यान में रखना है, अभी आगे एक काम आएगा। आपको भोजन के पोषक तत्व की जानकारी हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पे दिया हुआ है मंड के लिए परीक्षण। मंड यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण है। आप कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट या मंड उपस्थित है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि मंड की उपस्थिति के लिए क्या परीक्षण किया जाता है, या फिर पूछा जा सकता है कि तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालकर सामग्री में फिर उसके बाद उसका कलर कैसा हो जाए तो ये साबित होगा कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो ये ध्यान से देखिएगा, इसीलिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो ये परीक्षण है मंड के लिए। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें तनु आयोडीन विलयन लेते हैं, उसकी 2-3 बूंदें और जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें डालते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसका कलर नीला या काला हो जाता है। नीला या काला रंग का अगर कलर हो जाता है तो ये दर्शाता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी मंड उपस्थित है। तो आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए कि मंड की उपस्थिति के लिए हमें क्या करना है। जो भी खाने की चीज़ है तो उसमें हम 2-3 बूंद तनु आयोडीन विलयन की डालेंगे, तो उसके बाद उसका कलर नीला या काला हो जाएगा। अब हम पता लगा सकते हैं कि वो उसमें मंड उपस्थित है यानी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो ये मंड का परीक्षण हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। आपको सिद्ध करना है कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें प्रोटीन उपस्थित है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें 10 बूंद जल की डालेंगे, फिर उसके बाद ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की डालेंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालेंगे। फिर उसके बाद अगर उसका कलर बैंगनी रंग का हो जाता है तो उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की उपस्थिति के लिए उसमें किसी खाद्य पदार्थ में 10 बूंद जल की डाली गई, फिर उसके बाद 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डाली गई और 10 बूंद कास्टिक सोडा की डाली गई, तो वो कैसा रंग देगा जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है। तो आपने पढ़ रखा होगा कि वो बैंगनी रंग हो जाता है, तो आप आंसर दे पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो वीडियो लाइक भी करते चलें साथियों।
आगे दिया हुआ है वसा के लिए परीक्षण। अब वसा के लिए जो परीक्षण है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसके लिए कुछ नहीं करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ को ले लेंगे और उसको कागज़ के टुकड़े में लपेट कर उसको थोड़ा सा रगड़ देंगे या मसल देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसमें धब्बे से बन जाएंगे कागज़ में। आपने देखा होगा ऑयल के धब्बे से बन जाते हैं, कागज़ पे गिर जाता है या कहीं भी, तो वसा वही है। वसा की उपस्थिति का यही पता लगा सकते हैं इतनी आसानी से कि किसी भी कागज़ में खाद्य पदार्थ को रख के अगर उसमें से छोटा छोटा सा धब्बा जैसा बन जाता है कागज़ पे उसको रगड़ने के बाद, तो उसमें वसा उपस्थित होती है। तो ये वसा का आसान सा था। उम्मीद है आपको सब कुछ सही से पसंद आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। आगे दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, वसा जो है उससे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि आप 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और 100 ग्राम ही वसा खाएं तो आपको वसा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। वहीं कार्बोहाइड्रेट से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। इंस्टेंट मतलब आपको तुरंत के तुरंत एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन वसा से जो आपको एनर्जी मिलेगी वो ज़्यादा देर लंबा समय तक टिकेगी। और उसके बाद में वसा से जो एनर्जी मिलेगी उतना ही, जितनी आपने कार्बोहाइड्रेट खाई है उतनी ही वसा खाएंगे तो वसा वाली जो एनर्जी है वो ज़्यादा मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट से तुरंत तो मिल जाएगी, इसीलिए वसा युक्त जो भोजन होता है उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो आपसे अगर पूछा जाए ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं, तो ऊर्जा देने वाला भोजन कार्बोहाइड्रेट युक्त और वसा युक्त होता है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट ना दिखाई दे तो आप सिर्फ वसा पे ही टिक कर सकते हैं। वैसे दोनों ही ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त और वसा युक्त। आगे दिया है प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, तो प्रोटीन युक्त भोजन को, ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन उपस्थित है उसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं। कई बीमारियां होती हैं, अगर हम सही से विटामिन ले रहे हैं तो उनसे रक्षा होगी और हमारे शरीर को क्षति नहीं पहुंचा पाएंगी। आगे दिया हुआ है विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी जो होता है इसका बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत सी विटामिन्स होती हैं। तो इन सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिनों की अल्प मात्रा की ज़रूरत होती है। जी हाँ, ये याद रखिएगा कि विटामिन की हमें अल्प मात्रा की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो विटामिन ए हमारी आँखों के लिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि किसी व्यक्ति को रतौंधी हो गई है तो उसमें किस विटामिन की कमी है, तो वो विटामिन ए की कमी है, क्योंकि इससे ये हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। आगे दिया है विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और विटामिन डी तो हमें सूर्य से भी प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी से भी, धूप से भी, इसीलिए धूप में बैठने के लिए कहा जाता है सुबह के टाइम पे, तो उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ये देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिया हुआ है, हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। ये यहाँ पे दिया हुआ है। आगे दिया है इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हमने अभी आपको बताया था कि आहारी रेशे कौन से होते हैं। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में इनको रफेज भी बोला जाता है, रुक्षांश को। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत दिए हैं आगे। साबुत खाद्यान्न जैसे बिना छिलके उतारा हुआ, जैसे फल वल होते हैं तो उनके छिलके नहीं उतारने चाहिए, क्योंकि उसमें रफेज होता है, वो नष्ट हो जाता है, छिलके के साथ ही चला जाता है। अगर हम वो साथ में खाएंगे तो वो अंदर जाएगा, मतलब उससे पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं, लेकिन वो भी काम का है, वो वॉल्यूम बढ़ाता है, खाने का आयतन बढ़ा देता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान नहीं करते। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं।
ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था, रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो हमारे शरीर के द्वारा नहीं पचाए जा सकते हैं, तो उनको रुक्षांश बाहर निकालने में मदद करते हैं, तो रुक्षांश यहाँ भी काम आते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे संतुलित आहार के बारे में दिया हुआ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। अब देखिए, हमारा जो भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें विटामिन भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें खनिज लवण भी हो, ये सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उसमें उपस्थित हों। तो ये सब चीज़ें जब पर्याप्त मात्रा में उसमें उपस्थित होंगी तो उसे ही संतुलित आहार कहा जाएगा। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना कम हो। जी हाँ, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन, प्रोटीन, ये सब ना आवश्यकता से अधिक हो ना कम हो, क्योंकि ज़्यादा होगा तब भी नुकसान करेगा। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। जी हाँ, ये पोषक तत्व नहीं है रुक्षांश तथा जल, लेकिन फिर भी हमारे भोजन में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है, तो ये भी होने चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ आ चुका होगा कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, जिसमें सभी जो मैंने आपको बताया ये सभी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, ना अधिक ना कम, तो उसे ही संतुलित आहार कहा जाता है। जो भी संतुलित आहार करता है वो रोगों से भी बचता है और साथ ही साथ वो स्वस्थ भी रहता है। यहाँ पे आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब इसका सारांश हम देख लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होते हैं। ये देखिए, आपने चैप्टर में जाना था वही है। आगे दिया है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा युक्त भोजन जो होता है वो ऊर्जा युक्त भोजन बोला जाता है, ऊर्जा वाला भोजन जो ऊर्जा देता है। अगला, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और विकास के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में मदद करता है। अभी आपको बताया गया था कि विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। आगे दिया है, संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल की उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है संतुलित आहार के बारे में। आगे दिया है, हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार हो जाते हैं। यानी यहाँ आहार में हम कुछ चीज़ें कम लेना शुरू कर देते हैं, कभी खाली कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जैसे आमतौर पर इंडिया में आलू ये सब चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, तो और जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है, इसीलिए बीमारियाँ होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है संतुलित आहार करने के लिए कि हर चीज़ बराबर रहे खाने में। ये नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं या सिर्फ वसा ही खाते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। सभी चीज़ों की पर्याप्त मात्रा हो हमारे भोजन में, तभी वो संतुलित भोजन होगा। आई थिंक आपको पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत आसानी से सब कुछ अच्छे पॉइंट्स आगे डिस्कस करते हुए सब कंप्लीट कर लेंगे। आप साथ में बने रहिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब रोज़ 4 बजे आपकी साइंस की क्लास होगी और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे जाके कमेंट में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।